जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेट के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। क्या था कि सपोज ये एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट के सराउंडिंग में जब भी हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल रखते हैं तो ये मैग्नेट क्या करती है, उस मैग्नेटिक मटेरियल पर एक अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करती है। या हम यूं कहें कि सिंपली अगर हम आयरन पीसीस को रखते हैं तो ये आयरन पीसीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बट जब हम इसके अट्रैक्शन फोर्स की बात करते हैं तो जैसे जैसे आयरन पीस इससे दूर जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपने आयरन का पीस रखा है, इसका अट्रैक्शन उस पर वर्क कर रहा था, हम इसको थोड़ा सा दूर मूव कराते हैं तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। हम थोड़ा और दूर ले जाएंगे, फोर्स और कम हो जाएगा, और दूर ले जाएंगे। तो जब हम इसको मैग्नेट से दूर ले जाते हैं या मैग्नेट से हम उसकी डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तो धीरे धीरे जो मैग्नेट का फोर्स है वो वीक होता जाता है और आफ्टर ए डेफिनेट डिस्टेंस और ए सर्टेन रीजन इसका जो फोर्स है वो वर्क नहीं करता। इसी टाइप से जहां तक इसका फोर्स वर्क करता है, सिंपली जब भी मैग्नेट को किसी स्पेस में रखते हैं एंड द रीजन अराउंड एनी मैग्नेट और एनी करंट कैरिंग कंडक्टर, जरूरी नहीं है कि मैग्नेट हो, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो सकता है, तो उसके सराउंडिंग में एक ऐसा रीजन in which their magnetic effect or we can say their magnetic force can be experienced is called magnetic field. Simply region around any magnet or any current carrying conductor in which their magnetic effect or magnetic force can be experienced is called magnetic field. जैसे ये मैग्नेट है और इसके सराउंडिंग में हम बात करें तो मैं कहता हूं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका मैग्नेटिक फोर्स है, केवल इतने रीजन में एक्सपीरियंस किया जा सकता है। अगर हम इसके बाहर जाएंगे तो इसका कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकेगा या इसके बाहर इसका कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा। इन दैट सिचुएशन ये जो रीजन होगा, दिस रीजन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो हमने ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली दो टाइप का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, देन दैट टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स का यूज करते हैं, पैरेलल लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड कैटेगरी आती है मैग्नेटिक फील्ड की, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इफ द मैग्नीट्यूड और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी स्पेस इज नॉन यूनिफॉर्म, इज नॉट कांस्टेंट। यानी कि अगर हम किसी स्पेस में बात कर रहे हैं और किसी भी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या फिर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बार बार चेंज होती है या चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है, तो उस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नॉन पैरेलल लाइंस यूज करते हैं। नॉन पैरेलल का मतलब हम ऐसी लाइंस यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से अगर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, देन दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? इस चैप्टर में अगर हम बात करें तो हम मैग्नेटिक फील्ड को काफी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, हमने टाइप्स भी समझे। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, रीजन अराउंड एनी मैग्नेट और एनी करंट कैरिंग वायर इन विच देयर मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। बट हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखिए किसी भी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करी जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, जहां पे हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो देखिए सपोज आपके पास कोई मैग्नेट है, इस टाइप से ये कोई मैग्नेट है, और जब आप इस मैग्नेट की बात करते हो, मान लीजिए ये मैग्नेट यहाँ पे है, इसका एक पोल नॉर्थ पोल और एक साउथ। किसी भी स्पेस में जब ये मैग्नेट रखी जाएगी तो ये अपने सराउंडिंग में क्या करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो किसी भी मीडियम में या किसी भी स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम एक मेथड अडॉप्ट करते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड फील्ड लाइन मेथड।
सिंपली फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी स्पेस और इन एनी मीडियम। किसी भी स्पेस में या किसी भी मीडियम में फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। अब अगर ये फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो उसके मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट करेंगी और उसके डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। तो अगर हम फील्ड लाइंस की बात करें तो फील्ड लाइन की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है? नंबर 1, द फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स ऑन निगेटिव। फील्ड लाइंस जो होती है हमेशा पॉजिटिव से इमर्ज होती है और निगेटिव पर एंड होती है, यानी कि निकलती हैं पॉजिटिव से और जाती हैं कहां पे? सॉरी, निकलती हैं नॉर्थ से, बाय मिस्टेक नॉर्थ से निकलती है, इमर्ज होती है नॉर्थ से और एंड कहां पे होती हैं? साउथ पे। इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट कर रही है, तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो जिस स्पेस में या जिस प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं या डेंस होती हैं, डेंस का मतलब है पास पास होंगी, इन दैट प्लेस फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं इन दैट प्लेस फील्ड इज वीक। जैसे अगर हम इसके लिए बात करें तो फील्ड लाइन यहां से निकल रही है इस टाइप से। क्लियर? तो अब यहां पर देखिए, अगर हम इस स्पेस की बात कर रहे हैं, इस जगह देखो फील्ड लाइंस थोड़ी पास पास है, इस जगह अगर हम बात कर रहे हैं तो फील्ड लाइंस कैसी हैं? दूर दूर है। तो जहां पे फील्ड लाइंस पास पास होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है और जहां फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है। इट इज द सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइन इज गिवन बाय देयर टेंजेंट। मान लीजिए हम इस पॉइंट पे अगर बात करते हैं फील्ड की डायरेक्शन की, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। या मान लीजिए हम इस पॉइंट पे बात करते हैं, इस पॉइंट पे क्या होगी? तो हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ किया गया टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट नॉर्थ से इमर्ज होती हैं, साउथ में एंड करती हैं। सेकंड, जिस प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस होती हैं, पास पास होती हैं, फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, जहां पे दूर दूर होती हैं फील्ड इज वीक। थर्ड, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइन इज गिवन बाय देयर टेंजेंट। फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वही टेंजेंट उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज हमने इस पॉइंट पर बात करी, इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन होगी? इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है। इस पॉइंट पे बात करते हैं तो ये टेंजेंट है। क्लियर? एंड द लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड लाइन, टू फील्ड लाइन विल नेवर इंटरसेक्ट। दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगी, सपोज इफ दे विल इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो अगर हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे देखें तो दोनों फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग जो टेंजेंट आएंगे वो अलग अलग डायरेक्शंस में आएंगी। दैट मींस एट द सेम पॉइंट फील्ड विल हैव टू डायरेक्शंस। दैट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी वेक्टर क्वांटिटी टू हैव टू डायरेक्शन एट द सेम पॉइंट। So two field lines will never intersect. Clear? These are the properties of field lines, and these field lines we will use to represent the magnetic field in any space. क्या प्रॉपर्टीज है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नंबर 1, इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड्स ऑन साउथ, वेयर द फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, एंड वेयर द फील्ड लाइंस आर सेपरेटेड फील्ड इज वीक। नंबर 3, the direction of magnetic field at any point is given by the tangent at that point of field line. And the number 4, two field lines will never intersect. अब अगर हम इनकी स्पेसिंग और इनकी डायरेक्शन के बेस पे देखें तो अगर किसी स्पेस में फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो हम क्या करते हैं? फील्ड को पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेलल का मतलब है कि स्पेसिंग भी कांस्टेंट रहेगी, दैट मींस मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। जैसे हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सिंपली क्या होता था
जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे तो हमने फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए फील्ड लाइंस की बात की, फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हमने बात करी, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं पैरेलल फील्ड लाइंस। अब अगर हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई सरफेस कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस टाइप से एक सरफेस कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस है इस टाइप से। अगर हम इस सरफेस को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के थ्रू क्या होगा, पास होगा। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस के थ्रू पास होगा, दैट मींस फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास होंगी, इस सरफेस से फील्ड लाइंस होंगी पास होंगी। इन दैट केस द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through any surface normally का मतलब perpendicular, normally in magnetic field is called magnetic flux। सिंपली वही कॉन्सेप्ट है जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में फॉलो किया था। क्या कॉन्सेप्ट था कि कोई भी यूनिफॉर्म फील्ड, अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड की बात कर रहे हो तो यूनिफॉर्म फील्ड में जब आप कोई सरफेस रखते हो, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म फील्ड है और इस यूनिफॉर्म फील्ड में अगर हम कोई सरफेस रखेंगे, मान लीजिए हमने इस टाइप से एक सरफेस रखी, तो जब ये सरफेस इस फील्ड में रखी जाएगी तो ये फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस सरफेस से होकर पास होंगी। तो जितनी फील्ड लाइंस इस सरफेस से परपेंडिकुलर पास होती है, दैट नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई बी से। अगर हम इसकी बात करें साथ ही साथ, तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो देखिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइन की तो हमने बात करी, बट हमको मालूम है जो फील्ड लाइन है वो एक हाइपोथेटिकल मेथड है, यानी कि फील्ड लाइंस को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं देती। तो इस स्थिति में हम करेंगे क्या, अब ऐसे में जब आप मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो मैग्नीट्यूड को काउंट करने के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हम कुछ लॉजिक्स यूज करते हैं। लॉजिकली अगर हम देखें तो जब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की आप बात करते हो तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, यानी कि इस सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड पे। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा फ्लक्स उतना ज्यादा पास होगा। सेकंड, अगर हम इस सरफेस के एरिया को ज्यादा कर देंगे तो भी ज्यादा फील्ड लाइंस पास होंगी, एरिया कम कर देंगे तो कम फील्ड लाइंस पास होंगी। तो सेकंड फैक्टर हमारा यहाँ पे क्या मिलेगा कि जो फ्लक्स है वो एरिया पे डिपेंड करेगा। थर्ड, अगर ये सरफेस ऐसी रखी है परपेंडिकुलर तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होगा। अगर हम इसी सरफेस को इंक्लाइंड करते जाएं या इसके पैरेलल करें, इंक्लाइंड करेंगे तो फील्ड लाइंस कैसी होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, और जैसे ये फील्ड के पैरेलल हो जाएगा फील्ड लाइंस जीरो हो जाएंगी। इन दैट केस वी कैन से द फ्लक्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कॉस थीटा। अगर हम इन तीनों को मर्ज करते हैं तो इन तीनों को मर्ज करने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही हमको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज कॉल्ड फाई बी इज इक्वल बी इंटू ए कॉस थीटा। क्लियर। अब बी इंटू ए कॉस थीटा की आपने बात करी, तो यहाँ पे ये जो आपका कॉस थीटा यानी कि थीटा जो एंगल है ये है क्या। अब अगर थीटा एंगल हमको समझना है तो इसके लिए देखिए, मान लीजिए ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आप बात करते हो, मान लीजिए आपकी कोई भी सरफेस इस टाइप से इसमें इंक्लाइंड रखी हुई है, इन दैट केस द एंगल बिटवीन, ये देखिए ये डायरेक्शन आपकी बी वेक्टर की है, ये सरफेस है, इस सरफेस का अगर हम एरिया वेक्टर देखें तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये कैसा होगा, एरिया वेक्टर इसका होगा कुछ इस टाइप से। तो इसके एरिया वेक्टर
और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं हम थीटा। और यहाँ पे ये कॉस थीटा उसी एंगल के लिए यूज हुआ है। अगर हम इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करें तो देखो आपको ये मालूम है, आप इसको चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, फाई बी इज इक्वल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या अगर आप इसको चाहो तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, फाई बी इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। जब आप एरिया किस में लोगे, एलिमेंट के फॉर्म में लोगे, तो यही फॉर्मूला आपका हो सकता है, फाई बी इज इक्वल बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब यहां से देखिए, अब यहां से अगर आप यूनिट की बात करते हो कि हम इसका यूनिट फाइंड करें, तो बेटा देखो इसका यूनिट क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। तो अगर हम इसका यूनिट देखें तो इसका यूनिट क्या होगा, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। क्या होगा, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। और टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर ना लिख के आप इसको चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेबर। क्या यूनिट होगा इसका, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर या वेबर। सिंपली ये कॉन्सेप्ट भी उसी तरह हम फाइंड करते हैं जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी किस पे डिपेंड करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, एरिया पे और एंगल पे। सेम ये भी उन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे, एरिया पे और मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल पे। क्लियर। अब देखिए हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की, तो फ्लक्स से रिलेटेड मैग्नेटिज्म में भी एक लॉ है, दैट इज कॉल्ड द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ऐसा ही एक लॉ हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जिसको हम बोलते थे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बट अभी हम बात करने वाले हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की। अब देखिए गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या है, सिंपली गॉस लॉ की अगर हम बात करें, सपोज आपके पास एक मैग्नेट है, क्लियर। इस मैग्नेट का ये एक पोल है नॉर्थ, एक पोल ये है साउथ। अगर आप इसकी फील्ड लाइंस की बात करते हो तो इसकी फील्ड लाइंस क्या है, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी, कुछ इस टाइप से, नॉर्थ से निकल रही होंगी साउथ में जा रही होंगी। अगर हम इस मैग्नेट को, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक डाइपोल को क्या करते हैं, किसी सरफेस से इनक्लोज करते हैं, किसी सरफेस से इनक्लोज कर लेते हैं। अगर इनक्लोज करने की हम बात करें तो देखिए जब आप इनक्लोज करोगे तो क्या होगा, कोई भी फील्ड लाइन इस लूप से बाहर नहीं निकलेगी। और मान लीजिए कि आप इस तरीके से इनक्लोज ना करके आप इसको इस तरीके से इनक्लोज कर लेते हो एक पोल को। अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्या ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, द सरफेस इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन का मतलब है, अगर हम बी डॉट डी ए लिखे या हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल जीरो। दैट मीन्स द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। सिंपली क्योंकि अगर आप क्लोज्ड लूप की बात करते हो तो क्लोज्ड लूप की कंडीशन में होगा क्या, कि जो आपका मैग्नेटिक डायपोल होगा वो अगर अंदर है तो जितनी फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलेंगी उतनी ही फील्ड लाइंस क्या होंगी, घूम के साउथ में जाएंगी। यानी कि निकलने वाली लाइंस को अगर हम पॉजिटिव मान लें तो जाने वाली लाइंस को क्या मानना पड़ेगा, निगेटिव। तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स होगा उतना ही निगेटिव होगा। दैट मींस ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। ये जो आपका बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर है, जिसको हम सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो किसी भी क्लोज्ड लूप के लिए जब हम बात करते हैं तो क्लोज्ड लूप के लिए इस मैग्नेटिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो हमेशा जीरो रहेगा। हमेशा जीरो रहने का मतलब, अब यहां से हमको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिलती है मैग्नेटिक डायपोल की। वो प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेट जो अब ऐसा होगा, मैग्नेट
always exist in dipole। मैग्नेट जो होगी हमेशा किस कंडीशन में होगी, डाइपोल में एग्जिस्ट करेगी। अगर हम बात करें मोनोपोल, या हम जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेट हमेशा डायपोल में ही एग्जिस्ट करेगी, आइसोलेटेड मैग्नेटिक मोनोपोल कंडीशन में इसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। दीज आर टू फेमस और दीज आर टू इंपॉर्टेंट आउटकम्स फ्रॉम द गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ B dot ds is equal 0, that means the surface integration of magnetic field from any closed loop is always 0। क्लियर? ये था गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।